गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अविनाश। आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रस। तो जब ट्रस की बात करते हैं तो देखिए, एक छोटा सा चैप्टर है। ओके, ट्रस। ट्रस इज अ नथिंग बट रिजिड स्ट्रक्चर। ट्रस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेटालिक बार, made of metallic bar used to carry the load, made of metallic bar used to carry the load. ट्रस की एक सिंपल बात है। अब वो जॉइंट कैसे रहते हैं? आइदर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट। कॉन्सेप्चुअली वो रहते हैं आइदर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट, बट एक्चुअली जब अगर एक्चुअल बात करते हैं तो वो होते हैं वेल्ड जॉइंट। एक्चुअल जब बात होती है तो वो होते हैं वेल्ड जॉइंट। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रस? ट्रस का मेन यूज है टू कैरी द लोड। टू कैरी द लोड किसका? स्ट्रक्चर का। किसका भाई? स्ट्रक्चर का। डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ट्रस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रस इज ब्रिज। यहाँ आपको ब्रिज दिख रहा है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ मेटालिक बार, आइदर पिन जॉइंट और हिंज जॉइंट। यहाँ पे नट बोल्ट के साथ अरेंजमेंट कर दिया है। इसका नट बोल्ट से अरेंजमेंट कर दिया है तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा। वेन एवर वी वॉन्ट टू डिसमेंटल इट वी कैन डू इट। यहाँ पे देखिए फिर से कुछ नट बोल्ट से ही वो अटैच्ड है, बस उसी को पढ़ते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज टू कैरी द लोड, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रस। दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रस। भाई ट्रस के टाइप क्या होते हैं? ट्रस एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो सारी की सारी चीजें आज देखते हैं। देखो यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा गया है कि ट्रस इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्ट्रेट बार्स यूजुअली अरेंज इन ट्रायंगल्स कनेक्टेड एट अ जॉइंट्स called the nodes to form a rigid framework. It mainly supports the load in the building, bridges and towers. ये आपको मोटा मोटी एक आइडिया तो आ गया होगा कि ट्रस रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रूफ रहता है वो ट्रस है। रेलवे ब्रिज जो है इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली मेटालिक बार्स, तो वो भी एक ट्रस है। अगेन देखिए, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रस, एक मेंबर्स स्ट्रेट बार्स और रॉड्स दैट मेक्स अप द ट्रस। जो ट्रस बनाते हैं वो स्ट्रेट बार्स। दूसरा है जॉइंट, जिस जॉइंट पे वो ऐसे कनेक्टेड है। जनरली ट्रस कैसे रहते हैं? ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप को अगर 10-12 बार ज्वाइन कर दिया गया और उस पे लोड अगर लगा दिया गया तो उसे आप ट्रस कह सकते हो। देन सपोर्ट, देखो सपोर्ट आइदर पिन जॉइंट रहेगा, हिंज जॉइंट रहेगा, रोलर जॉइंट रहेगा। ओके, रोलर सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट लोड। अब ट्रस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी लोड लगेगा वो उसके एंड पॉइंट पे लगेगा, जो उसके एंड पॉइंट पे लगेगा। देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर ओनली एट द जॉइंट, जॉइंट पे ही उसके लोड लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस और ट्रायंगुलर शेप क्यों। देखो, जनरली ट्रस इज मेड अप ऑफ ट्रायंगुलर शेप ओनली। उसका रीजन देखो, ट्रसेस आर टिपिकली मेड ऑफ ट्रायंगल्स because the triangles is the only shape that maintain its form when the length of the sides are fixed. This make trusses stable, strong and rigid. किसी ने पूछा कि ट्रायंगल शेप ही क्यों, तो ये स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर को बनाता है, इसीलिए वो ट्रायंगल शेप में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ ट्रस। परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस। अब परफेक्ट ट्रस क्या है, इम्परफेक्ट ट्रस क्या है? देखो, इफ ट्रस गेट कोलैप्स विथ लोडिंग, इफ ट्रस गेट कोलैप्स, अगर कोई लोड अगर लगाते हो और ट्रस गिर गया, ट्रस कोलैप्स हो गया, तो कोलैप्स हो गया उसका मतलब वो हो गया इम्परफेक्ट ट्रस। इफ ट्रस गेट कोलैप्स ऑन लोडिंग, तो फिर परफेक्ट का क्या होगा? इफ ट्रस डज नॉट कोलैप्स,
ऑन लोडिंग। तो आपके पास तो सिर्फ डायग्राम रहेगा, फिर चेक कैसे करोगे कि ट्रस परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? क्योंकि डायग्राम से तो आप पता नहीं कर पाओगे कि लोड तो दे दिया है, कोलैप्स हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वी हैव वन इक्वेशन टू चेक वेदर ट्रस इज परफेक्ट और इनपरफेक्ट। n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3 फॉर सिंपल ट्रस, ये सिंपल ट्रस के लिए है। एंड n इज इक्वल टू 2j माइनस 4, ये है कैंटिलीवर ट्रस के लिए। तो यहां से आपको सीधा सीधा और दो टाइप्स ऑफ ट्रसेस दिखने को मिल रहे हैं, एक सिंपल ट्रस, एक दूसरा कैंटिलीवर ट्रस। जब कैंटिलीवर ट्रस की बात आएगी तो फॉर्मूला रहेगा n इज इक्वल टू 2j माइनस 4। सिंपल ट्रस जब आएगा तो बात रहेगी n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 की, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट्स, j इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट्स। आई होप यहां तक आपको समझा होगा। अब देखिए परफेक्ट ट्रस इम्परफेक्ट ट्रस की बात कैसे होती है। कोई भी एक ट्रस ले रहा हूं मैं, एक ये स्ट्रक्चर है, चेक वेदर दैट ट्रस इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो वी हैव वन फॉर्मूला n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स। चेक वेदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3, 3 मेंबर्स आर देयर। नेक्स्ट जॉइंट, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर, 1 2 3। तो यहाँ जॉइंट है आपका 2 इंटू 3 माइनस 3। तो देखिए ये 3 है, ये 6 है, माइनस 3, तो ये 3 इक्वल्स टू 3। When left side equals to right side means we are going to satisfy the equation n is equal to 2j minus 3। जब वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे ही कहोगे परफेक्ट ट्रस या फिर स्टेबल। ओके, परफेक्ट ट्रस कहोगे या फिर क्या कहोगे भाई, स्टेबल कहोगे। अब दूसरी कंडीशन आती है n इज नॉट इक्वल्स टू 2j माइनस 3। दूसरी कंडीशन आती है, इसे इम्परफेक्ट ट्रस कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। when n is not equals to 2j minus 3, when not equals to 2j minus 3 means again दो कंडीशन आ सकते हैं, एक तो n ग्रेटर हो सकता है, एक तो n स्मॉलर हो सकता है। तो देखिए when n is greater than 2j minus 3, ये एक कंडीशन आ सकती है। दूसरी कंडीशन आ सकती है n is less than 2j minus 3। तो ये दो कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो भाई मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूं, आई होप यहां तक आपको समझा होगा। ये डायग्राम देखिए, अभी स्क्वायर रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं भाई, 4। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 4। जॉइंट्स कितने हैं, अगेन 4। तो फॉर्मूला है आपका n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, n है 4 इक्वल्स टू 2 4 माइनस 3, ऐसे लिखोगे आप। तो देखिए 4 ये होता है 8, 8 माइनस 3 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 मीन्स n इज लेस देन 2j माइनस 3, n is less than 2j minus 3। when n is less than 2j minus 3 इसे कहोगे डिफिशिएंट ट्रस। इसे क्या कहोगे भाई, डिफिशिएंट ट्रस या फिर अंडर स्टेबल ट्रस। n का वैल्यू कम आया है, कम आया है तो वो हो जाएगा अंडर स्टेबल या फिर डिफिशिएंट। दूसरा देखो, अगर इसी में एक मेंबर की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूं, यही डायग्राम में एक मेंबर की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूं, ये मेंबर बढ़ गया, तो मेंबर बढ़ के कितने हुए भाई, 5। मेंबर बढ़ के कितने हुए, नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 2 जे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जॉइंट्स है, ये बन जाएगा 3। तो यहां देखिए 8 माइनस 3 5, 5 इक्वल्स टू 5 क्या बन जा रहा है भाई, स्टेबल। 5 इक्वल्स टू 5 बोले तो क्या होगा भाई, स्टेबल। एक हो गया अंडर स्टेबल, बीच वाला हो गया स्टेबल। अब ओवर स्टेबल की बात करते हैं। ओवर स्टेबल, ये एक मेंबर और बढ़ा दिया, एक मेंबर बढ़ा दिया तो n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ये इक्वेशन लगाना है। n कितने हैं भाई, 6। जॉइंट कितने हैं, वही 4 माइनस 3। अब देखिए ये 8 होता है, ये 3, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 6, 6 इज नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 5।
6 is greater than 5 whenever n is greater than 2j minus 3, whenever n is greater than 2j minus 3 तो उसे कहोगे रिडंडेंट ट्रस। उसे क्या कहोगे भाई? रिडंडेंट या फिर ओवर स्टेबल। समझ रहे हो? ज्यादा हो रहा है मीन्स ओवर हो रहा है, ओवर हो रहा है तो n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2j माइनस 3, n का वैल्यू बड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक आपको समझा होगा, आई होप यहां तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। देखो यही मैंने आपको बताया है कि ट्रस्ट, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट की जब बात आती है तो यहां देखो ये इक्वेशन एज इट इज सेटिस्फाई होगा, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। इम्परफेक्ट ट्रस्ट की बात आती है रिडंडेंट की, रिडंडेंट इन ओवर स्टेबल, n इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3। अंडर स्टेबल या फिर डिफिशिएंट, n इज लेस देन 2j माइनस 3। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। देन मेथड टू सॉल्व द ट्रस्ट, देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द ट्रस्ट। तीन है वैसे, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली टू मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन जॉइंट मेथड, सेकंड वन सेक्शन मेथड। अब दोनों मेथड में क्या है, जॉइंट मेथड में आपको इंडिविजुअल जॉइंट कंसिडर करके सारे जॉइंट्स को एनालाइज करना है, और जॉइंट मेथड में आपको कुछ पार्ट दिए गए होंगे, कुछ मेंबर दिए गए होंगे, उसका ही फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। अब बिफोर प्रोसीड आपको कुछ अजम्पशन याद रखना है, जो अजम्पशंस ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ट्रस्ट के अजम्पशंस है। मेंबर्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट्स ओनली, जो भी मेंबर्स रहेंगे वो सिर्फ जॉइंट पे ही कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट, यू जस्ट हैव टू निग्लेक्ट इट्स वेट, मीन्स वेट की बात अगर करते हैं तो मेंबर को कैसे कंसिडर करना है, वेटलेस कंसिडर करना है। और तीसरा अगर अजम्पशन की बात करते हैं तो सारे के सारे लोड जॉइंट पे ही लगेंगे, कहीं बीच में अजम्पशन नहीं करना है। तो ईच मेंबर्स कैरीज द लोड एट जॉइंट्स ओनली। यहां तक समझ रहे हो? तीसरा है जो भी फोर्स लगेगा वो एक्सियल लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा भाई, एक्सियल। एक्सियल मींस अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सिस, वो एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, आइदर टेंसाइल फोर्स आइदर कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन अ मेंबर्स, टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। अब टेंशन एंड कॉम्प्रेशन की बात बताता हूं। ये अगर आपका कोई भी मेंबर है, if force is moving away from the center, if force is moving away from the center, it is known as tensile force. If force is moving away from the center, it is known as tensile force. And if force is acting toward the center, toward the center जा रहा है, तो इसे कहोगे भाई कॉम्प्रेसिव फोर्स। इसे क्या कहोगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यही कुछ प्रॉब्लम्स थे, यही कुछ कंडीशंस थे। इसमें फिर से एक बार चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला आपको पता है, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। स्टेबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला यहां लिखता हूं, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 1 2 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं भाई, 1 2 3। n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो 2 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 इक्वल्स टू 3। ये क्या बन जाएगा भाई, स्टेबल। स्टेबिलिटी चेक किया, आपको पता चला कि परफेक्ट ट्रस है। कैसे ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। यहां तक समझा? दूसरा देखते हैं, 5 नंबर्स, n इज इक्वल टू 5, j इक्वल्स टू 4। ये भी शायद स्टेबल ही आएगा, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, 5 इक्वल्स टू 4 माइनस 3। तो ये 4 माइनस 2, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 5, 5 इक्वल्स टू 5। ये भी क्या बन जाएगा भाई, स्टेबल। ये स्टेबल बन गया। इसमें अगर एक ऐड कर देते हो तो अब बन जाएंगे आपके पास मेंबर 6, n इक्वल्स टू 6। जॉइंट्स तो उतने ही रहेंगे 4। चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 के फॉर्मूले से, 6 इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 3, 6 इज ग्रेटर देन 5।
6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसे कहोगे रिडंडेंट। इसे क्या कहोगे? रिडंडेंट ट्रस। अगर n इज लेस देन 2j-3 आया, n इज लेस देन 2j-3, तो उसे कहोगे डिफिशिएंट। उसे क्या कहोगे? डिफिशिएंट। उसका एग्जाम्पल यहाँ है, ये अगर बात करते हैं तो ये है आपका डिफिशिएंट ट्रस का एग्जाम्पल। ठीक है, यही 3 कंडीशंस है। देखो, उसके पहले आपको देखना पड़ेगा स्टेप टू एनालाइज द ट्रस। उसके पहले आपको देखना पड़ेगा स्टेप्स टू एनालाइज द ट्रस। देखो, कोई भी चीज को अगर सॉल्व करना है तो इट हैविंग सम डिफरेंट स्टेप्स, तो स्टेप्स टू सॉल्व द ट्रस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें ध्यान रखनी है इन द सेंस, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। तो पहला चीज है, कोई भी एक ट्रस अगर आपको दिया गया है तो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द स्टेबिलिटी। पहला स्टेप है भाई आपका टू चेक द स्टेबिलिटी। कुछ नहीं करना है, टू चेक द स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज है। स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो आप? चेक कर रहे हो वेदर ट्रस इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट, वेदर ट्रस इज परफेक्ट और इनपरफेक्ट बाय यूजिंग इक्वेशन n इज इक्वल टू 2j-3। बाय यूजिंग इक्वेशन n इक्वल्स टू 2j-3, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वेदर दैट ट्रस इज परफेक्ट और इनपरफेक्ट। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मुझे समझता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ट्रस की बात आती है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेबल की बात आएगी, सारे के सारे ट्रस आपके स्टेबल रहेंगे। मीन्स ये इक्वेशन 101% सेटिस्फाई होगा। नहीं अगर हो रहा है तो कुछ चेक कर लो, आपके वैल्यू सही है गलत है। सेकंड है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। अब वी हैव टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है सपोर्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, टू सिलेक्ट अ जॉइंट। देखो क्या लिखा गया है, थर्ड स्टेप टू सिलेक्ट अ जॉइंट, ड्रॉ इट्स एफबीडी एंड फाइंड द अननोन। तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन अ सच अ वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन। ऐसा जॉइंट आपको सिलेक्ट करना है जिसमें 2 ही अननोन है, 2 से ऊपर अननोन रहेगा तो वो जॉइंट सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्यू फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की जब बात आती है तो ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉपर्टीज है, 2 फोर्स मेंबर, 3 फोर्स मेंबर एंड 4 फोर्स मेंबर। बस अगर जॉइंट पे 2 ही फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, तो ही आप ऑब्जर्वेशन से उसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। 3 फोर्सेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, 4 फोर्सेस में भी कुछ प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये सिर्फ याद रखना है, फाइंड आउट फ्यू फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन। इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी लिख दो और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। फिफ्थ, रिपीट द प्रोसीजर फॉर रेस्ट ऑफ द जॉइंट। यही प्रोसीजर मीन्स कौन सा? टू सिलेक्ट जॉइंट वाला प्रोसीजर फिर से सिलेक्ट करना है, किसे? जिसमें अननोन है उसमें। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट, सभी होने के बाद रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस ग्राफिकली, सारे के सारे फोर्सेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वही डायग्राम में। और रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस
इन टेबुलर फॉर्म। सारे के सारे फोर्सेस को टेबल फॉर्म में लिखना है। ये इतने स्टेप्स है, 7 स्टेप्स आर देयर टू एनालाइज द ट्रस। पहला स्टेप है टू चेक द स्टेबिलिटी, दूसरा स्टेप है टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्ड स्टेप है आपका टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन अ सच अ वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन, चौथा स्टेप है आपका फाइंड आउट फ्यू फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ फोर्स अगेन तीसरे पे जंप करना है, रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल अननोन रिमेनिंग जॉइंट्स। ओके, सिक्स्थ आपका स्टेप है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सेवंथ आपका स्टेप है उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि कुछ फोर्सेस ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट फ्यू फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन। अब वो ऑब्जर्वेशन वाले फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एनी जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 फोर्सेस, यहाँ पे 2 फोर्सेस दिख रही है, यहाँ 2 फोर्सेस है। ओके, ये 2 फोर्सेस है। तो वेन एवर एनी जॉइंट, लेट मी से ये ए जॉइंट है, यहाँ लिखता हूँ मैं फोर्स इन अ मेंबर ए बी, यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन अ मेंबर ए सी, और ये एंगल थीटा है। एंगल कितना है भाई, थीटा। नाउ सी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वेन एवर फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा वी हैव टू रिजोल्व दैट फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट। ऐसे ही होता है भाई, ये लिखता हूँ एफ ए सी साइन थीटा, ये लिखूंगा मैं एफ ए सी कॉस थीटा। यहाँ तक समझा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू conditions of equilibrium, summation of f of x equals to 0, summation of f of x equals to 0, f of x equals to 0 ले रहा हूँ तो f a b which is moving towards right side, similarly f a c cos theta equals to 0 लिख सकता हूँ ऐसे। अगेन समेशन ऑफ f of y वाला कंडीशन अगर यूज करता हूँ तो f a c sin theta equals to 0, ये कंडीशन है। अब मुझे एक बात बताओ, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग तो 0 होता है। मैं साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 डिवाइडेड में रख देते हो तो एफ ए सी का वैल्यू क्या आएगा भाई, 0। एफ ए सी का वैल्यू क्या आएगा, 0। एफ ए सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो तो एफ ए बी का वैल्यू क्या आएगा, 0। इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हो तो एफ ए बी का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेन एवर अ जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन, 2 फोर्सेस, 2 फोर्स member, whenever joint contains only 2 forces then both forces must be equals to 0। ये 0 कैसे आया, यहां समझा। ऐसे ही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। एक बार आप लेट मी से ये ए बी लिखता हूँ, एक ये लिखता हूँ ए सी, ये पॉइंट रखता हूँ ए। हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हो तो इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं। और कंडीशन रखना है हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो एफ ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। एफ ए सी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो वेन एवर जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 फोर्सेस बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2 फोर्स मेंबर का प्रॉपर्टी। ऐसे ही आएगा 3 फोर्स मेंबर का प्रॉपर्टी। देखो 3 फोर्स में क्या होगा, whenever joint contains 3 forces, याद रखना है whenever joint contains 3 forces out of which 2 forces are collinear, out of which 2 forces are collinear, join with a third, then third force must be equals to 0 and remaining 2 forces are equal, remaining 2 forces are equal। statement दिखाता हूँ 3 force member यहाँ, when 2 forces, यहाँ लिखता हूँ कोलिनियर, 2 फोर्सेस कैसे चाहिए, कोलिनियर, व्हेनेवर 2 फोर्सेस कोलिनियर जॉइन विथ द थर्ड, देन थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। कोई भी एंगल का हो, थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग फोर्सेस आर इक्वल। देन रिमेनिंग फोर्सेस आर इक्वल, रिमेनिंग फोर्सेस आर इक्वल। इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझा के बताता हूँ।
देखिए क्वेश्चन में मीन्स स्टेटमेंट में क्या कहा है कि व्हेन टू कोलिनियर फोर्सेस जॉइन विद अ थर्ड, देन थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग टू फोर्सेस आर इक्वल। देखो अब कोई भी दो फोर्सेस है, ये कोलिनियर है, दिख रहा है आपको एक ही लाइन में है, ये पॉइंट है आपका ए, यहाँ पे कोई तीसरा फोर्स अगर ज्वाइन होता है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फोर्स इन मेंबर ए बी, यहाँ लिखता हूँ मैं फोर्स इन मेंबर ए सी, और यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर ए डी। नाउ सी ये कुछ एंगल के साथ लगा गया है, लेट मी से एंगल है 90 डिग्री। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की अगर बात करते हो तो दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इक्वल्स टू 0 एफ ए बी माइनस एफ ए सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, एफ ए सी। यही तो उसने कहा था कि रिमेनिंग टू फोर्सेस आर इक्वल, एंड पहला स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, नहीं है, तो एफ ए डी का वैल्यू क्या आएगा भाई, एफ ए डी का वैल्यू क्या आएगा 0। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट whenever two collinear forces join with a third, then third force must be equals to 0 and remaining two forces are equal। ये होती है प्रॉपर्टी थ्री फोर्स मेंबर की। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है भाई, थ्री फोर्स मेंबर की। अब थ्री फोर्स मेंबर में दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर इंक्लाइन फोर्स है, मान लीजिए ये दो कोलिनियर फोर्स है, ये थर्ड फोर्स इंक्लाइन करके ज्वाइन कर दिया है। अब फोर्स इंक्लाइंड है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, या फिर पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ लिखता हूँ ए पॉइंट, तो ये बन जाएगा फोर्स इन मेंबर ए बी, ये बन जाएगा फोर्स इन मेंबर ए सी, ऐसे ही ये बन जाएगा फोर्स इन मेंबर ए डी। ये एंगल रहेगा थीटा, एंड वी नो दैट फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, मीन्स वी हैव टू रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। यहाँ लिखता हूँ एफ ए डी कॉस थीटा, यहाँ लिखूँगा मैं एफ ए डी साइन थीटा। यहाँ तक समझ रहे हो। अब फिर से अगर वर्टिकल रिजॉल्व करते हो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एफ ए डी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ ए डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो साइन थीटा है वो डिवाइड में चला जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0, तो एफ ए डी का वैल्यू क्या आएगा भाई 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कंप्लीट 0, ये भी वैल्यू 0 आ जाएगा। एफ ए डी का वैल्यू 0 है तो ये भी वैल्यू कंप्लीट 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ ए बी राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव लोगे, एफ ए सी लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव लोगे, इक्वल्स टू पुट करोगे 0, देयरफॉर एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी। ये फॉर्मूला बनेगा या फिर ये इक्वेशन बनेगा जो इक्वेशन वो स्टेटमेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। व्हेनेवर टू कोलिनियर फोर्सेस जॉइन विद अ थर्ड, देन थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग टू फोर्सेस आर इक्वल। यहाँ तक समझा। अब बात आती है फोर फोर्स मेंबर की। फोर फोर्स मेंबर, अब फोर फोर्स मेंबर में एक प्रॉपर्टी है जिसे आप प्लस जॉइंट कहते हो, जिसे आप क्रॉस जॉइंट कहते हो। एक तो प्लस जॉइंट चाहिए, एक तो क्रॉस जॉइंट चाहिए। ये चीज़ याद रखना है, एक तो क्या चाहिए भाई प्लस जॉइंट, दूसरा चाहिए क्रॉस जॉइंट। अब प्लस जॉइंट और क्रॉस जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे फोर्सेस का एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। सारे फोर्सेस का एंगल कितना रहता है भाई 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देन एंड ओनली देन दिस प्रॉपर्टी विल अप्लाई एट फोर फोर्स मेंबर। यहाँ पे लिखता हूँ ए पॉइंट, ये रहेगा फोर्स इन मेंबर ए बी, फोर्स इन मेंबर ए सी, फोर्स इन मेंबर ए डी एंड फोर्स इन मेंबर ए ई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ए बी माइनस एफ ए सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी। समझ रहे हो। ऐसे ही वर्टिकल अगर रिजोल्यूशन लेते हो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, एफ ए डी विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस एफ ए ई इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एफ ए डी इक्वल्स टू एफ ए ई। तो फोर फोर्स मेंबर में क्या होता है कि दोनों अपोजिट फोर्सेस इक्वल रहेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल रहेंगे, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल रहेंगे। ये जो इंक्लाइंड फोर्स, अगर ये एक्सिस की बात आती है तो ये इक्वल्स टू ये रहेगा, ये इक्वल्स टू ये रहेगा। इतना समझ रहे हो। लेकिन ये एंगल कितना चाहिए भाई 90 डिग्री। एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ तक समझा। देखते हैं अभी सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 2 फोर्स मेंबर, 3 फोर्स मेंबर, 4 फोर्स मेंबर।
अब बात आती है भाई न्यूमेरिकल पे आने की। तो ट्रस का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ट्रस के न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम इजी है लेकिन लेंदी है। आई होप आपको डायग्राम दिख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे आपका एक सिंपल सपोर्ट है, ये डी पॉइंट है, यहाँ पे भी आपका सिंपल सपोर्ट है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स वी हैव 7 स्टेप्स। पहला स्टेप है टू चेक द स्टेबिलिटी। पहला स्टेप क्या है भाई? टू चेक द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मीन्स कंडीशंस ऑफ ट्रस टू चेक द स्टेबिलिटी। पहला स्टेप है टू चेक द स्टेबिलिटी बाय यूजिंग n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। पहले चेक करते हैं कि 2j माइनस 3 लगेगा कि 2j माइनस 4 लगेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि सिंपल ट्रस है, सिंपल ट्रस और कैंटिलीवर ट्रस। कैंटिलीवर ट्रस में यहाँ पे कंप्लीट एक साइड जो होता है वो फिक्स होता है, इसके बाद यहाँ पे ट्रस बनता है ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे ट्रस है तो उसे कैंटिलीवर कहोगे, इन विच वन एंड इज फिक्स। यहाँ पे वन एंड फिक्स है क्या? कहीं नहीं है। तो ये आपका रहेगा सिंपल ट्रस। ये आपका क्या रहेगा भाई? सिंपल ट्रस। जब सिंपल ट्रस है तो आपका इक्वेशन आएगा n इज इक्वल टू 2j माइनस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने मेंबर्स है भाई? 7 मेंबर्स है। तो 7 इक्वल्स टू जॉइंट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने जॉइंट्स है? 5 माइनस 3। यहाँ 10 माइनस 3 कितना होता है भाई? 7। तो 7 इक्वल्स टू 7 क्या बन जाएगा? स्टेबल। स्टेबल है तो परफेक्ट ट्रस है। स्टेबल है तो क्या है भाई? परफेक्ट ट्रस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ट्रस आएंगे, इम्परफेक्ट ट्रस का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या ट्रस पे? कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या ट्रस पे? सारे के सारे फोर्सेस आपको कैसे दिख रहे हैं? वर्टिकल दिख रहे हैं। ये 2 किलो न्यूटन वर्टिकल है, ये 4 किलो न्यूटन वर्टिकल है। शायद ये आपको डायग्राम में ना दिखे तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये 2 किलो न्यूटन है और यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ ये 4 किलो न्यूटन है। ये 6 मीटर है, ये 60 डिग्री का एंगल है सारे के सारे। अब देखिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो इसीलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एज इट इज 0 रख के उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 जैसे ही लिखा आपको देखा कि कुछ फोर्सेस वर्टिकल है। वर्टिकल कौन कौन से फोर्सेस हैं? ये आर ए वर्टिकल है, रिएक्शन गिवन बाय पॉइंट ए, रिएक्शन गिवन एट पॉइंट डी, आर डी वो भी वर्टिकल है। तब क्या करना है? तो जो वर्टिकल है अपवर्ड है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड है उसे नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड कौन कौन से है? -2 -4 इक्वल्स टू 0। जैसे आपने बीम में सॉल्व किया था बस उसी तरह सॉल्व करना है, -2 -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इक्वेशन आएगा आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। यहाँ तक समझा क्या? आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट आता है इक्वेशन टेकिंग मोमेंट। अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। जब ए से मोमेंट ले रहे हो तो देखो क्या क्या रोटेट होता है और कितने डिस्टेंस पे रोटेट होता है। एंगल दिया गया है आपको 60 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, ये 2 किलो न्यूटन जो है ये ऐसे रोटेट होगा, ये डिस्टेंस से ये ऐसे रोटेट होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई? ये अगर 6 है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा। सिमिलरली ये 4 किलो न्यूटन है, इसे भी ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो 4 किलो न्यूटन के लिए 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। 4 किलो न्यूटन के लिए 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा।
2 किलो न्यूटन के लिए ये 3 हो जाएगा और आरडी के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा 6, सॉरी ये 6 यहाँ तक है, एक मिनट, ये 6 यहाँ कंप्लीट 6 है तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 बन जाए तो ये 1.5 बन जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा, ऐसे ही ये 1.5 बन जाएगा, ये 1.5 बन जाएगा। यहाँ तक समझा? मैंने वो कंसिडर किया था 12, सॉरी। अब बात आती है मोमेंट की। तो ये देयरफॉर 2 इंटू 1.5 पहला इक्वेशन आएगा, दूसरा आएगा +4 रोटेट तो क्लॉकवाइज हो रहा है इंटू 4.5, नेक्स्ट माइनस आर डी इंटू 6 इक्वल्स टू 0, माइनस आर डी इंटू 6 इक्वल्स टू 0, कैलसी दो, ये होता है 3, ये होता है 9, 18 इक्वल्स टू 6 आर डी, 21 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू आर डी, देयरफॉर आर डी इक्वल्स टू, चेक करो कितना आता है, 3.5, आर डी का वैल्यू आएगा भाई 3.5 किलो न्यूटन। पुट द वैल्यू ऑफ आर डी इन इक्वेशन 1, यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर ए दैट इज इक्वल्स टू 2.5 किलो न्यूटन। ये दो वैल्यू मिल गई, आर डी का वैल्यू मिल गया आपके सामने, आर ए का वैल्यू मिल गया 2.5 किलो न्यूटन, दोनों वैल्यू मिल गई। यहाँ दोनों वैल्यू रखना है, ये लिखता हूँ मैं 2.5, ये लिखता हूँ मैं 3.5, जो वैल्यू आपके आए थे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, टू सिलेक्ट अ जॉइंट इन सच वे दैट जॉइंट कंटेन्स ओनली 2 अननोन। जॉइंट कितने अननोन चाहिए भाई? 2 अननोन। एफबीडी बनाना है, यहाँ लिखता हूँ टू सिलेक्ट अ जॉइंट। जॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ जॉइंट ए। जॉइंट ए का एफबीडी कुछ ऐसे बनेगा, देखिए सारे के सारे फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर दिखाना, ये ए पॉइंट है, यहाँ से जो रिएक्शन गया है वो है आर ए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फोर्स है, यहाँ फोर्स का नाम अगर उन्होंने दिया है ए बी सी डी ई, ई पॉइंट है तो यहाँ रहेगा फोर्स इन मेंबर ए ई की तरफ जाने वाला मेंबर, ऐसे ही ये रहेगा बी की तरफ जाने वाला मेंबर, फोर्स इन मेंबर ए बी। यहाँ तक समझा? ये रहेगा उसका एफ बी डी, यहाँ एंगल आएगा भाई 60 डिग्री, यहाँ एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो वेन एवर फोर्स इज इंक्लाइंड वी हैव टू रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट, तो ये रिजॉल्व होगा। यहाँ लिखेंगे ए बी फोर्स इन मेंबर ए बी कॉस 60, यहाँ लिखेंगे एफ ए बी साइन 60। यहाँ तक समझ रहे हो? और आर ए का वैल्यू आपके पास है 2.5, आर ए का वैल्यू कितना है भाई 2.5, आर ए का वैल्यू 2.5 है। बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, आर ए विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन प्लस एफ ए बी साइन 60 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या पुट करोगे भाई 0। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू आपके पास है वो 2.5 माइनस में चला जाएगा, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय साइन 60 लिख सकते हो वैसे। तो 2.5 डिवाइडेड बाय साइन 60, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.88 माइनस 2.88 किलो न्यूटन। किस चीज़ का वैल्यू आएगा भाई? ये ए बी का, फोर्स इन मेंबर ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2.88 किलो न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम बड़ा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिया। जैसे ही आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिया, आपको पता चला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ ए ई है, फोर्स इन मेंबर एफ ए ई, उसके बाद एफ ए बी है जो पॉजिटिव है, फोर्स इन मेंबर ए बी कॉस 60 इक्वल्स टू 0, कॉस 60 इक्वल्स टू 0। ए बी का वैल्यू आपके पास है माइनस 2.88, देयरफॉर
एफ ए ई इक्वल्स टू, ये माइनस था उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा 2.88 कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 1.44 किलो न्यूटन। एफ ए ई का वैल्यू बन जाएगा 1.44 किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि एफ ए बी का वैल्यू आपका आया था 2.88 माइनस 2.88, ए ई का वैल्यू आया है 1.44, ये ए बी है, ए बी का वैल्यू माइनस 2.88 आया था, ए ई का वैल्यू आया था आपका 1.44 प्लस। नेक्स्ट जॉइंट देखते हैं। देखो अब अगेन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट जॉइंट। अब जॉइंट वैसे ही सिलेक्ट करना है जिसमें कितने अननोन है भाई, 2 अननोन है। अब जॉइंट नेक्स्ट यहाँ अगर देखते हो तो कौन सा जॉइंट आएगा, देखो ये मेंबर आपको पता चल गया है, ये मेंबर आपके पास है, ये मेंबर आपके पास है, यहाँ पे आर डी का वैल्यू आपके पास है और ये 2 मेंबर अननोन है, ये 2 मेंबर अननोन है ना। तो अगर आपने जॉइंट डी सिलेक्ट किया, जॉइंट डी अगर सिलेक्ट करते हो तो जॉइंट डी का वैल्यू या फिर डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर डी ई, ये पॉइंट रहेगा डी, यहाँ लिखता हूँ आर डी, रिएक्शन गिवन एट पॉइंट डी, और ये रहेगा फोर्स इन मेंबर सी डी, फोर्स इन मेंबर सी डी। यहाँ तक समझे। ये एंगल है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। अगेन वी हैव टू रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट। इसे 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, एक रहेगा कॉस कंपोनेंट, एक रहेगा साइन कंपोनेंट। एक कॉस कंपोनेंट आएगा और दूसरा क्या आएगा भाई, साइन कंपोनेंट। अब देखिए समेशन ऑफ, ये आर डी का वैल्यू आपके पास है 3.5, आर डी का वैल्यू कितना है भाई 3.5, यहाँ लिखा गया है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अगर लेते हो इक्वल्स टू 0, तो आर डी विच इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस एफ सी डी साइन 60 इक्वल्स टू 0। तो आर डी का वैल्यू 3.5 हो, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा माइनस 3.5 आ जाएगा। देयरफॉर एफ सी डी इक्वल्स टू माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय साइन 60। एफ सी डी इक्वल्स टू माइनस 4.04 किलो न्यूटन, ये एफ सी डी का वैल्यू आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। जैसे ही एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिए तो आपको पता चला कि एफ डी ई जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, माइनस एफ सी डी कॉस थीटा, थीटा की जगह रखना है 60 इक्वल्स टू 0। एफ सी डी का वैल्यू आपके पास है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है भाई माइनस 4.04, ये माइनस के साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो एफ डी ई इक्वल्स टू 4.04 कॉस 60 ऐसे आएगा। कॉस 60 का वैल्यू अगेन होता है 1/2, तो एफ डी ई का वैल्यू क्या बन जाएगा 2.02 किलो न्यूटन। एफ डी ई का वैल्यू क्या बन जाएगा भाई 2.02 न्यूटन। इसे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। क्या निकला है भाई एफ डी ई का वैल्यू, ये एफ डी ई यहाँ है, एफ डी ई 2.02 और एफ सी डी का वैल्यू आया था माइनस 4.04, माइनस 4.04। अब आपके पास टोटल मेंबर थे 7, आपके पास वैल्यू आ गए हैं 4 के, रिमेनिंग कितने रह गए 3 वैल्यू रह गए, बस वो 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 3 वैल्यू के लिए देखिए ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये भी वैल्यू नोन है। अब आपको ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें कितने अननोन है 2। कितने अननोन चाहिए आपको, कोई भी जॉइंट सेलेक्ट करते समय एक ही चीज़ याद रखना है कि कितने अननोन चाहिए भाई 2। तो जॉइंट आप ई सिलेक्ट कर सकते हो, जॉइंट ई सिलेक्ट कर सकते हो, ये अननोन है, ये अननोन है, दोनों अननोन है ना। तो जॉइंट ई जब सिलेक्ट करोगे तो देखो क्या होता है, तो ये इरेज कर रहा हूँ। जॉइंट ई का एफ बी डी बनाता हूँ। ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स, ये चौथा फोर्स, ऐसे 4 फोर्सेस है।
ये आपका ई पॉइंट यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर डी ई, यहाँ लिखता हूँ फोर्स इन मेंबर, एक मिनट, फोर्स इन मेंबर ए ई, यहाँ लिखूंगा फोर्स इन मेंबर बी ई, और ये रहेगा फोर्स इन मेंबर सी ई। यहाँ तक समझ रहे हो? ये एंगल है भाई 60 डिग्री, ये भी एंगल है 60 डिग्री, तो फोर्स इंक्लाइंड है तो आपको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। ये ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ फोर्स एफ सी ई कॉस 60, ये आएगा एफ सी ई साइन 60, एफ बी ई कॉस 60, एफ बी ई साइन 60। समझ रहे हो? अब देखो बाकी कुछ फोर्सेस नहीं है, लेकिन दोनों जो इंक्लाइंड है वो अननोन है। एफ डी ई का वैल्यू आपके पास है, डी ई का वैल्यू है 2.02, ए ई का वैल्यू है ए ई इक्वल्स टू 1.44, ये दोनों वैल्यू है आपके पास। अब कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लोगे तो जो अननोन है वो पहले लिखो, एफ सी ई कॉस 60 माइनस एफ बी ई कॉस 60 प्लस 2.02 माइनस 1.44 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो ऐसे। तो ये 2.02 माइनस 1.44 कितना आ रहा है भाई? 0.58। तो इसका वैल्यू देखिए, एफ सी ई कॉस 60 माइनस एफ बी ई कॉस 60 इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 0.58, इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा माइनस 0.58, इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ। जब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की बात आएगी तो देखिए एफ सी ई साइन 60 अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे ही एफ बी ई साइन 60 वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स है क्या? नहीं है, इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, इसीलिए इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0। इक्वेशन 2 इक्वल्स टू की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब ये दोनों इक्वेशन को, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप कैल्सी में सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को अगर मैं कैल्सी में सॉल्व करता हूँ तो देखिए cos 60 माइनस cos 60 माइनस 0.58। आपको कैल्सी यूज करना आना ही चाहिए, आपकी कैल्सी पे कमांड अच्छी होगी तो ही आपके आंसर्स आएंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद एफ सी ई का वैल्यू आता है आपका माइनस 0.58 किलो न्यूटन, और एफ बी ई का वैल्यू आएगा प्लस 0.58 किलो न्यूटन। क्या आपके आंसर यही आ रहे हैं? माइनस 0.58 एफ सी ई, एफ बी ई प्लस 0.58। अब ये दो मेंबर मिला के टोटल मेंबर्स हो गए आपके पास 6। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 6। ये दोनों मेंबर की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। एफ सी ई का वैल्यू था, सी ई का वैल्यू था माइनस 0.58, इसका वैल्यू था 0.58 प्लस एक मेंबर बच जाता है जिसका नाम है फोर्स इन मेंबर बी ई बी सी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट जॉइंट है आपका अब जॉइंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक। आपको चाहिए बी सी मेंबर तो सी जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, आप बी जॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं जॉइंट सी सिलेक्ट कर रहा हूँ, जॉइंट सी के लिए डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। देखिए जितने फोर्सेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस उसमें आएंगे। ये आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट से एक फोर्स जा रहा था आपका बी के तरफ, सी पॉइंट से एक फोर्स जा रहा था बी की तरफ, तो यहाँ लिखूँ मैं फोर्स इन मेंबर बी सी। एक फोर्स जा रहा था डी की तरफ, तो यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स इन मेंबर सी डी। ये 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा था, यहाँ लिखूँ मैं 4 किलो न्यूटन। और ये थर्ड फोर्स था फोर्स इन मेंबर सी ई। ये एंगल भाई 60 डिग्री ही रहेगा। एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। अब आपके पास सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है माइनस 0.58। आपके पास सी डी का वैल्यू है माइनस 4.04।
यहाँ तक समझ रहे हो? आपको चाहिए BC का वैल्यू, BC हॉरिजॉन्टल है, BC कैसे है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, इसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। जब कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे FCE cos 60, यहाँ लिखोगे FCD cos 60। यहाँ तक समझे? अब देखो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस FBC जो कि अननोन है, माइनस FCE cos 60 प्लस FCD cos 60। यहाँ तक समझ रहे हो? इक्वल्स टू क्या पुट करना है भाई? 0। जो वैल्यू अपने पास है वो वैल्यू पुट करो, माइनस FBC अननोन है, ये FCE का वैल्यू आपके पास है, FCE का वैल्यू है 0.58 लेकिन माइनस 0.58, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 0.58 cos 60। ऐसे ही यहाँ पे FCD प्लस है और एक्चुअल में वैल्यू है माइनस 4.04 cos 60 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं और FBC का वैल्यू मिलेगा आपको इसे सॉल्व करने के बाद FBC का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस 1.73 किलो न्यूटन। चेक करो यही आंसर आता है क्या? 1.73 किलो न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मिल गया आपको माइनस 1.73। यहाँ पे आपने सात के सातों मेंबर्स के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे आंसर खत्म हुआ क्या? नहीं, आंसर अभी थोड़ा सा बाकी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका टू रिप्रेजेंट एंटायर डायग्राम ग्राफिकली, टू रिप्रेजेंट एंटायर डायग्राम ग्राफिकली। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद उसे आपको टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सेम डायग्राम फिर से बनाना। अब डायग्राम की बात बताता हूँ। ये आपने डायग्राम बना लिया। जो फोर्सेस है, जो फोर्सेस आपके कैलकुलेशन में निकले थे उसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे निकला था ये 2.5, यहाँ पे ये आया था 3.5, दोनों पॉजिटिव थे। अब यहाँ देखिए ये 1.44 पॉजिटिव था, 1.44 पॉजिटिव था। फोर्स इन अ मेंबर AE, ये E पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है। सारे के सारे मेंबर्स की बात बताता हूँ। अगर टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होगा, अगर टेंसाइल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होगा। तो यहाँ से A से दूर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, E से ऐसे ही दूर रिप्रेजेंट करना है। और वैल्यू कितने लिखनी है भाई? 1.44, उसके साथ साइन नहीं लिखना है। सिमिलरली AB का वैल्यू क्या आया था? निगेटिव। AB का वैल्यू क्या आया था? निगेटिव। ये अगर कोई सेंटर है तो टूवर्ड द सेंटर आएगा कॉम्प्रेसिव, निगेटिव मीन्स कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पे डायग्राम की तरफ A की तरफ ऐसे पॉइंट करना है, यहाँ B की तरफ ऐसे पॉइंट करना है और लिखना है 2.88, 2.88। BC का वैल्यू माइनस आया था टूवर्ड सेंटर, माइनस आया था टूवर्ड सेंटर, कितना लिखना है? 1.73। ऐसे ही ये BE का वैल्यू पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर वैल्यू कितनी लिखनी है भाई? 0.58। CE का वैल्यू माइनस आया था, माइनस टूवर्ड द सेंटर, माइनस टूवर्ड द सेंटर वैल्यू लिखना है 0.58। ED का वैल्यू 2.02 प्लस आया था अवे फ्रॉम द सेंटर 2.02। और यहाँ पे आया था माइनस टूवर्ड द सेंटर, माइनस नहीं लिखना है, 4.04 लिखना है। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में क्या लिखना है? टेबुलर फॉर्म में कुछ नहीं लिखना है भाई, जो आपके वैल्यूज आए हैं बस उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ लिखना है मेंबर, यहाँ लिखना है मैग्नीट्यूड और यहाँ लिखना है नेचर। नेचर में सिर्फ एक तो T रहेगा, एक तो C रहेगा। क्या लिखना है बताता हूँ। 2, 3, कितने सीरियल नंबर आएंगे भाई? ऑब्वियसली 7। कितने आएंगे? 7, क्योंकि मेंबर्स आपके साथ थे।
कितने मेंबर्स थे? 7। तो यहाँ मेंबर लिखता हूँ, पहला ए बी, दूसरा मेंबर आएगा ए ई, पहला ए बी, दूसरा ए ई। फिर आपने जॉइंट सिलेक्ट किए थे डी, तो डी ई और डी सी, यहाँ तक समझ रहे हो? डी ई और डी सी। फिर आपने ज्वाइन किए थे सिलेक्ट ई, तो ई से निकला था ई सी और ई से निकला था ई बी। फिर ज्वाइंट सिलेक्ट किए थे सी, तो यहाँ लिखता हूँ बी सी। मिल गए सारे के सारे मेंबर्स। अब ए बी का वैल्यू क्या है भाई? ए बी का वैल्यू है 2.88, माइनस है तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है मैग्नीट्यूड 2.88, ठीक है। माइनस है तो यहाँ आएगा सी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेसिव। माइनस है तो यहाँ क्या आएगा भाई? सी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेसिव। ए का वैल्यू क्या है? प्लस है 1.44, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1.44, प्लस है इसीलिए टी, टी फॉर टेंसाइल, टी फॉर टेंसाइल। सिमिलरली डी का वैल्यू आया था 2.02, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो टी लिखना, निगेटिव है तो सी लिखना। डी सी का वैल्यू आया था 4.04, माइनस 4.04 माइनस था तो सी लिखना। ऐसे ही ई सी का वैल्यू आया था माइनस, माइनस आया तो सी लिखना, प्लस आया तो टी लिखना, समझ रहे हो? ऐसे ही बी सी का वैल्यू आया था माइनस 1.73, माइनस है तो सी लिखना। इसे कंप्लीट करना। बस एग्जामिनर कुछ नहीं चेक करता, एग्जामिनर लास्ट में यही चेक करता है और इसके बिहाफ पे आपको मार्क्स देता है। ये सही है तो ही आपका अगले स्टेप जो है आपने सबसे पहले सॉल्व किए थे वो चेक होंगे, ये गलत है तो आपके स्टेप चेक नहीं होंगे। मेक इट क्लियर? आपका ये डायग्राम, ये टेबुलर फॉर्म सही होना कंपलसरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। थैंक यू।